किसान था। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाकर उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता था। जो कुछ बचता उसे जरूरी खर्चों के लिए रख लेता था। एक दिन उसका भोला भाई, अब की बार तो बरसात की कोई लक्षण भी नहीं है। धान की फसल कैसे होगी? चिंता खाए जा रही है। तुम तो बड़े निश्चिंत हुए बैठे हो। अब जैसे तैसे फसल तो उगानी ही होगी, चाहे ट्यूबवेल से पानी लाने के लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। बिटिया की शादी भी आ गई है। तुमने लाला का पिछला कर्ज चुका दिया? अभी कहाँ, पिछले कर्ज के बदले ही तो हमारी गाय खोल ले गया था लाला। तब तो कर्ज देने में भी आनाकानी कर सकता है और सूद भी मन माना लगाएगा। देखो भाई, दुधारी गाय की लात तो सहनी ही पड़ेगी। हम गरीबों की किस्मत ही ऐसी होती है। हमारे बाप दादा तो हमारे लिए ये जमीन भी छोड़ गए, पर हम इसको भी संभाल पाएंगे कि नहीं, उसमें संदेह है। कहीं बेचने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे वो तो समय ही बताएगा। अगर कर्ज नहीं मिला तो कैसे खर्च चलेगा। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी बापू, चाय ले लो, मैं स्कूल जा रही हूँ। बिटिया, लल्लन के लिए भी चाय है क्या? हाँ बापू, ले आई हूँ। दोनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि अचानक लाला उधर ही आ गया। अच्छा, तो यहाँ चाय की बैठकी चल रही है। आइए लाला जी, आप भी चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम लोग पियो, मैं तो एक ही बार चाय पीता हूँ। मैं जरा शहर की तरफ जा रहा था। भोला, शाम को जरा हमारी गाय लगा देना, हमें शायद देर हो जाएगी आने में। ठीक है लाला जी। लाला के जाने के बाद तुम्हारी गाय भी खोल ले गया और तुमसे ही गाय लगाने की बात करता है। अजीब इंसान है। कोई बात नहीं, इसी बहाने इससे कर्ज की बात भी कर लूंगा। शाम को भोला जब लाला के घर पहुंचा तो बाल्टी दे जाओ। कोई जरूरत नहीं है, गाय लग गई है, लाला जी आ गए हैं। अच्छा ठीक है, जरा लाला जी से मिलना था। तुम बैठो, अभी बुला देते हैं। क्या बात है भोला? लाला जी, हमारे खेत के बगल में आपका एक ट्यूबवेल है ना? हाँ, खरीदना चाहते हो क्या भाई? लाला जी, काहे गरीब की दुखती रग पर हाथ रख रहे हो? इतना पैसा होता तो अपनी संतान समान गाय आपके पास से छुड़ा ना लेता। पूछ तो ऐसे ही रहे थे। अगर एक हफ्ते और बारिश नहीं हुई तो धान खराब हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो एक दो दिन हमारे खेत में पानी की जरूरत पड़ेगी। धान की फसल ठीक से हो जाएगी। पैसा भरो, पानी ले लो। लाला जी, फसल हो जाएगी तो पैसे भी दे दूंगा, जैसे पिछली उधारी चुकाई थी। नहीं नहीं लाला जी, तब अगर अम्मा बीमार ना पड़ती तो पैसे हम चुका देते। भोला, ऐसी चीजें तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उधार लेकर बैठ जाओ। नहीं लाला जी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार फसल होते ही सबसे पहले आपकी ही कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, पर मैं ब्याज सहित पैसे लूंगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हमें भी अपना खर्च चलाना होता है। जाओ, जब जरूरत होगी पानी ले लेना। भोला खुशी खुशी घर चला गया। देववियोग से शाम तक बादल घुबड़ने शुरू हो गए और रात होने तक घनघोर बारिश शुरू हो गई। भोला के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई थी। हे ईश्वर, तूने बड़ी दया दिखाई। इस बार तो लाला से कर्ज लेना ही नहीं चाहता था, तुमने मेरी लाज रख ली। भीगता हुआ जब वो घर पहुंचा तो बरामदे में ही गमछे से गीले बालों को सुखाते हुए पत्नी को आवाज दिया। जमुना, जमुना, जरा गरम गरम चाय पिला दो। आज तो ईश्वर ने हम गरीबों की भी सुन ली है। खूब जमकर बारिश हो गई। हाँ, इस बार अच्छी फसल हो जाए तो लाला के यहाँ अपनी गाय जरूर ले आना। खूंटा कैसे सूना लगता है। बस तू ईश्वर से यही प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। बारिश के आ जाने से पूरे गांव में ही खुशहाली दौड़ गई थी। सभी किसान अपने अपने खेतों में गुनगुनाते हुए काम कर रहे थे। कुछ महीने बाद खेत में पूरी फसल तैयार खड़ी थी। इस बार तो ऐसा धान हुआ है कि बिटिया का ब्याह भी हो जाएगा। लाला के यहाँ से गाय भी ले आऊंगा और 4 पैसे बच भी जाएगा। दूसरे दिन भोला जब खेत पर गया तो लाला उसके खेत के पास खड़ा होकर उसके धान की बालियों को हाथ में लेकर निहार रहा था। लगता है इस बार भोला कर्ज चुका के अपनी गाय ले ही जाएगा।
मुझे कुछ तो करना होगा। तब तक भोला आ गया। क्या हुआ लाला जी, इस बार सही में आपका कर्ज चुका दूंगा, यही सोच रहे हो ना? फसल तो अच्छी हुई है इस बार। भोला घर आया तो जमुना को लाला के बारे में सब कुछ बताया। देखो, कहीं उसकी नजर न लग जाए। हमें बिटिया की शादी से पहले घर की मरम्मत भी करवानी होगी। थोड़ी सी बारिश में ही टपकने लगता है। अरे सब करवा लेंगे, फसल तो कट जाने दे। पूरा परिवार सपना ही देख रहा था कि फसल बेचकर क्या क्या करना है। कल जल्दी से कुछ खाने को बना देना, सुबह सुबह ही धान की कटाई के लिए जाना है। नवंबर का महीना था, ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। रात में सभी लोग सोए थे कि आधी रात को अचानक शोर मचा। जानवर आ गए। भोला ने उठकर अपना कंबल लपेटा और लाठी तथा टॉर्च उठाई और सरपट अपने खेत की तरफ भागा। उसके खेत में जानवरों का झुंड चल रहा था। हट हट, हुर्र, हुर्र, भागो यहाँ से। जितना ही उन्हें दौड़ा रहा था उतना ही वो जानवर इधर उधर भागकर फसलों का नुकसान कर रहे थे। जाओ, जितना खाना है खाओ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। भोला बुक्का फाड़कर रोने लगा। तभी उसने देखा कि सारे जानवर सिर झुकाए उसके खेत से निकलकर बाहर चले गए और तभी खेत के दूसरी तरफ से उसने किसी के जूतों की चरमराहट की आवाज सुनी। उसने खड़े होकर देखा तो लाला चुपके चुपके उसके खेत में से निकल रहा था। इसका मतलब है कि इसी लाला ने अपने जानवरों के झुंड को मेरे खेत में हाँका है ताकि मेरी फसल बर्बाद हो जाए। अभी इसको मजा चखाता हूँ। यही सोचकर उसने अपना मुंह गमछे से लिपटा लिया और शरीर पर कंबल लपेट लिया। अंधेरे में छुपते छुपाते लाला के पीछे पहुंचकर लाठी से उसे पीटना शुरू कर दिया। अरे कौन है, कौन है? अरे कोई तो मुझे बचाओ। भूत, भूत, अब तो किसी गरीब के खेत में अपने जानवर नहीं जाएगा ना। दुष्ट लाला, बहुत मोटी तोंद निकली है तेरी, एक लाठी तो तोंद पर ही पड़ेगी ना। भोला ने लाठी उठाकर दोई से उसकी तोंद पर मारी। अरे मैं मर गया रे। तब तक और भी लोग आ गए। भोला ने जैसे ही लोगों के आने की आहट सुनी, चुपचाप पीछे घुमा और बाजार जाने वाली सड़क पर चल दिया। उसने सिर्फ आवाज सुनी। अरे ये तो लाला जी है। किसने आपका ये हाल कर दिया लाला जी? भूत, भूत, बावड़ी वाला भूत था शायद। भूत का नाम सुनते ही सभी लोग वहाँ से 9, 2, 11 हो गए। लाला चीखता चिल्लाता रहा। सुबह हो गई तो लाला खुद ही उठकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ गया। भोला को सुबह होते ही लोगों ने देखा कि बाजार की तरफ से आ रहा है। अरे लाला जी, क्या हुआ आपको? लाला ने हकलाते हुए सारी बातें बताई। पर लाला जी, आप इतनी रात को खेत में किस लिए गए थे? पेट में बड़ा दर्द था, इसीलिए गया था। ओह, शायद आपके जानवरों को भी पेट में दर्द हो रहा था ना? क्या मतलब है तुम्हारा? लाला, ये फैसला तो आज पंचायत ही करेगी। इतना कहकर भोला घर के भीतर चला गया। भोला ने उस दिन पंचायत बुलाई। उसने रात की सारी घटना का ब्यौरा दिया। भोला, तुम्हारी बात पर विश्वास कर भी ले तो लाला को मारा किसने? मुखिया जी, मैंने खुद बावड़ी वाले भूत को इस पर लाठियां बरसाते देखा। सिर्फ लाठियां ही देखी थी, इसीलिए मैं डरकर भाग गया। सभी पंचों का फैसला है कि भोला ने जो भी कर्ज लिया था, लाला की इस घटिया हरकत के कारण उसे माफ करना होगा और भोला की गाय वापस लौटानी होगी। भोला की बांछें खिल गई थी। दूसरे दिन उसने अपने धान की कटाई करवाई। नुकसान तो हुआ, पर इस बार वाकई फसल बहुत अच्छी हुई थी। भोला जब अनाज बेचकर वापस आया तो कितना पैसा मिला? ठाठ से बिटिया की शादी करेंगे, उतना तो मिल ही गया है। कर्ज मुक्त हो गया, गाय भी आ गई। भोला और जमुना की आंखों में खुशी के आंसू थे। बनारस के लहुरा बीर पर रघु की लस्सी की दुकान थी। पीला रस्सी तरी रही, रात भर मोचिया खड़ी रही। रघु जोर जोर से आवाजें लगाता और उसकी दुकान पर लस्सी पीने वालों की भीड़ लग जाती। छुट्टी के समय स्कूल के बच्चे अक्सर उसकी दुकान पर आते जाते थे। खूब रौनक रहती थी। अरे भैया, तन्नी मलाई और डाला हो। गुरु, हमारे जैसन लस्सी पूरे बनारस में काहू ना देई।
ला तनी और मलाई ले लो। शाम के 3 बजते बजते रघु की पूरी लस्सी बिक जाती। फिर वह आराम से घर जाकर दूसरे दिन की तैयारी में लग जाता। उसके पड़ोस में दुकान लगाने वाले उससे बहुत चिढ़ते थे। ये तो अच्छा धंधा करता है, 8 बजे आता है और 3 बजे चला जाता है। हम लोग यहीं बैठकर मक्खी मारते रहते हैं। हमारे तरबूज और ककड़ी तो कोई खरीदता भी नहीं। हाँ, इसको यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबने मिलकर एक योजना तैयार की। दूसरे दिन जैसे ही रघु दुकान पर आया, एक साथ ही 4-5 लड़कों का झुंड उसकी दुकान पर आया और सबने लस्सी पी ली। इसके बाद ही सब वहाँ खड़े होकर, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं इसने लस्सी में क्या मिला दिया है। बाकी चारों भी पेट दर्द की शिकायत करने लगे और उसकी दुकान के सामने ही लोटने पोटने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ मजमा जुट गया। पुलिस भी आ गई। उसकी लस्सी का सैंपल लिया गया। देखो भाई, जब तक तुम्हारी लस्सी का सैंपल चेक होकर नहीं आ जाता, तुम्हें अपनी दुकान बंद रखनी पड़ेगी। अगल बगल की दुकान वाले यही तो चाहते थे। उन दिनों उनके तरबूज और ककड़ी खूब बिके। वो सब बहुत खुश थे। हमारी किस्मत ही खराब है, इतने सालों से लस्सी बेच रहा हूँ, आज तक कभी शिकायत नहीं आई। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, पता नहीं कब तक दुकान खोलने का ऑर्डर मिलेगा। लेकिन 10 दिनों बाद ही उसके सैंपल में कोई मिलावट या खराबी ना होने की वजह से उसको दुकान खोलने की अनुमति मिल गई। बल्कि शिकायत करने वालों पर उचित कार्रवाई की गई। रघु ने दुकान तो खोल ली, पर एक बार बदनाम हो जाने से उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। कई दिन बीत गए थे। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति साइकिल से उतरा और अपना सिर पर एक बड़ा सा भगोना रखे हुए उसकी दुकान के पास आ गया। क्या बेच रहे हो भैया? बड़े थके हुए लग रहे हो, आओ लस्सी पी लो। नहीं बाबू, सुबह से घूम रहा हूँ, एक भी दही नहीं बिका, कहाँ से दाम चुकाऊंगा। एक काम करो, तुम हमारी लस्सी पी लो, हम तुम्हारा भल्ला खा लेंगे, हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। चलो वही सही, कुछ तरी आ जाएगा। रघु ने उसके दही भल्ले खा लिए और उसे लस्सी का बड़ा गिलास पकड़ा दिया। वाह, दही भल्ले तो बड़े स्वादिष्ट हैं, फिर क्यों नहीं बिकते? कोई जगह होती तो शायद बिकते भी। गलियों में मारा मारा फिरता हूँ, कभी तो पूरी भगोना खाली हो जाती है और कभी सारा का सारा घर ले जाना पड़ता है। कहाँ बनाते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मटरू नाम है मेरा, और मैं ये दही भल्ले कहीं से लेकर आता हूँ, कल फिर आना इस समय। मटरू ने अपनी साइकिल उठाई और भगोना लेकर चला गया। उस दिन से वो अक्सर उसकी दुकान पर आ जाता। दोनों बातें करते। मटरू भैया, एक बात कहें? हाँ हाँ कहो। तुम एक काम करो, हमारे दुकान पर ही अपनी दही भल्ले रख दिया करो, मैं ही इन्हें बेच दूंगा। तुम्हारा जो भी पैसा इसे खरीदने में लगता है हमसे ले लेना। वाह भाई, तुमने तो मुंह की बात छीन ली, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन से रघु ने अपनी दुकान पर दही भल्ले बेचने शुरू कर दिए। दही भल्ले इतने स्वादिष्ट होते थे कि दुकान चल निकली। मटरू रोज दही भल्ले लेकर आता और रघु को बेचकर चला जाता। छुट्टी के समय बच्चों की भीड़ लग जाती। रघु के पास दही भल्ले की वजह से बहुत ग्राहक आने लगे। एक दिन, मटरू, जहाँ से दही भल्ले लेते हो उससे पूछो कि ये दही भल्ले कैसे बनाता है, फिर हम लोग यहीं बना लिया करेंगे, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। देखो भाई, ये दही भल्ले तो मैं जंगल में एक झोपड़ी है वहीं से ले आता हूँ, पता नहीं वो कैसे बनाता है। मैं उसको बता देता हूँ कि मुझे कितनी दही भल्ले चाहिए और पैसे दे देता हूँ, मेरे भगोने में दही भल्ले भर जाते हैं। एक बार पूछ कर तो देखो। ठीक है, देखता हूँ। रघु तो इन दही भल्लों से बहुत पैसा कमा रहा है, मैं क्यों ना खुद ही दही भल्ले बनाना सीख लूं। उसकी नौकरी क्यों करूं, अपनी एक दुकान ही खोल लूं, मेरे पास भी रघु की तरह अपनी दुकान हो जाएगी।
यही सोचकर वो दूसरे दिन जब जंगल में झोपड़ी के पास गया तो उसने पहले की तरह ही पैसे और भगोने रख दिया और पिछले दरवाजे से झोपड़ी के भीतर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि झोपड़ी तो बिल्कुल ही खाली पड़ी थी। ना वहाँ कोई बर्तन था, ना ही कोई आदमी, बस एक ही दही भल्ला आले पर पड़ा हुआ था। उसको देखते ही, क्या देख रहे हो मटरू? तुम्हें ये बात सालों पहले ही कही गई थी कि कभी भी लालच में आकर झोपड़ी में मत प्रवेश करना। आज तुम लालच में आकर झोपड़ी में ताक झांक करने चले आए। तुम कौन हो? मैं जादुई दही भल्ला हूँ, पर अब मैं तुम्हें दही भल्ले नहीं दे सकता। यहाँ से आखिरी बार भल्ले लेकर चले जाओ और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे माफ कर दो, मैं खाने के बिना मर जाऊंगा। तुम कितने ठाट से अपने दही भल्ले उस सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति को बेचकर आराम से मौज मस्ती करते हो। वो बेचारा सारे दिन अपने काम में लगा रहता है। तुमने उसी को धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करता। मैं कान पकड़कर कसम खाता हूँ, अब से लालच नहीं करूँगा। चुपचाप अपने साइकिल उठाओ और चले जाओ। ये दही भल्ले तुम्हें तुम्हारे किए हुए उस उपकार के लिए मिलते हैं जो तुमने उस बूढ़े की मदद करके किया था। मटरू मुंह लटकाए भगोने लेकर अपनी साइकिल पर आकर बैठ गया। रघु की दुकान पर पहुंचकर, रघु भैया, तुम्हारे कहने में आकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब उस दही भल्ले वाले ने नाराज होकर दही भल्ले देने से मना कर दिया। क्या हुआ? तब मटरू ने उसे सारी बातें बताई। अब कल से क्या करेंगे? हमें तो अपनी दुकान के लिए दही भल्ले चाहिए ही चाहिए। ऐसा करो, तुम कल खुद ही दही भल्ले बनाकर ले आओ। भैया, ये तो हमने कभी नहीं बनाया है। मटरू तो पहले से ही आलसी था, बना बनाया मिल जाता था, इसलिए कभी अधिक परिश्रम की आवश्यकता ही ना पड़ी। ठीक है, मैं ही कुछ इंतजाम करता हूँ। दुकान बंद करके वो अपनी साइकिल पर बैठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जाते जाते वो उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि झोपड़ी के सामने एक मेज रखी थी। वहाँ एक बूढ़ा असहाय अवस्था में बैठा था। अरे कौन हो तुम और इस जंगल में क्या लेने आए हो? रघु ने बूढ़े को अपनी सारी समस्या बताई। अच्छा, तुम उस झोपड़ी की साफ सफाई कर दो और मुझे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दो। मैं कितने दिनों से नहाया नहीं हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता। रघु ने खुशी खुशी उसके बताए सारे काम कर दिए। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। कल से तुम्हें जितने भी दही भल्ले चाहिए होंगे यही मेज पर पैसे रख देना और एक बार कह देना मेरे भल्ले दे दो। बस ये ध्यान रखना कि जो गलती तुम्हारे साथी ने की वो कभी मत करना। कभी झोपड़ी के भीतर जाकर कुछ जानने की कोशिश मत करना। रघु ने उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने की क्या जरूरत? तुम एक मेहनती और ईमानदार आदमी हो, अब जाओ। रघु सीटी बजाते हुए घर आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो जंगल की तरफ गया और ढेर सारे दही भल्ले लेकर चला आया। पर उसके बाद से उसने बूढ़े आदमी को कभी न देखा। रघु की दुकान अब बहुत बड़ी हो गई थी। मटरू के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसने मटरू को अपनी दुकान पर रख लिया था। काम बढ़ गया था, इसलिए उसे आदमियों की जरूरत भी थी। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे और ईमानदार आदमी हमेशा सफल होते हैं और लालची आदमी को कभी सफलता नहीं मिलती। 16 साल का रमेश अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। घर पर 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। रमेश के पिता मजदूरी का काम करते थे, जिसमें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता। एक दिन मजदूरी का काम करते समय रमेश के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। घर पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे के सर से उसके पिता का साया छीनकर तुझे क्या मिला? अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ, तू रो मत, मैं हूँ ना,
मैं रखूंगा तेरा ख्याल। घर की जिम्मेदारी अब रमेश पर आ गई थी। रमेश काम की तलाश में मारा मारा फिरने लगता है। साहब, कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कोई काम नहीं है। भैया, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई काम नहीं है भाई। रमेश पूरा दिन यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। वो एक ढाबे पर पहुँचता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ में हूँ साहब, कोई काम दे दो। काम तो है, मगर क्या तू कर लेगा? मैं सारा काम कर लूंगा साहब। ठीक है, तो कल से आ जाना। मुझे ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए एक लड़का चाहिए, तो तू कल से आ जाइयो। जी शुक्रिया साहब, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। रमेश खुशी खुशी घर जाता है। माँ, मुझे काम मिल गया है। अरे वाह मेरे लाल, तो दिल लगाकर काम करना। अगले दिन रमेश ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। ढाबे का मालिक सुंदर बहुत ही गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर रमेश को डांटता रहता था। अरे नालायक, ये कैसी सफाई हुई है? गंदगी तो वही की वही है, और कहता है सफाई हो गई। चल दोबारा से झाड़ू लगा। जी साहब, अभी लगा देता हूँ। रमेश दिल लगाकर काम करता, लेकिन सुंदर उसे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर डांटता रहता। एक दिन रमेश से बर्तन साफ करते समय एक कांच का गिलास टूट गया। नालायक, ये क्या किया तूने? तेरे बाप का माल है क्या जो तोड़ फोड़ कर रहा है? देख कर काम नहीं कर सकता, इतना काम नहीं करता जितना नुकसान कर देता है। तेरे बस का नहीं है कोई काम करना। साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। ना बाबा ना, मैं अपना और नुकसान नहीं करवा सकता। ये ले अपना आज तक का हिसाब पकड़ और चल निकल यहाँ से। सुंदर रमेश को उसके कुछ दिन किए काम के पैसे देके ढाबे से निकाल देता है। रमेश दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। माँ मेरे काम मिलने की खबर पर कितना खुश थी, अब उनसे घर जाकर क्या बताऊं कि मुझे काम से निकाल दिया गया। रास्ते में रमेश को एक रेहड़ी पर एक व्यक्ति पराठे बेचता दिखाई देता है। उसके पराठे की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। उसके पास बहुत भीड़ लगी थी। इसके पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और भीड़ भी बहुत है इसके पास। ये तो पराठे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। क्यों ना इस पैसों से मैं अपना भी ऐसा ही कोई काम खोलूं। घर पहुंचकर रमेश अपनी माँ से पराठे बनाने की विधि पूछता है। अरे आज तुझे क्या हुआ? ढाबे पर पराठे बनाने का काम भी मिल गया क्या? रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तू अपना ही कुछ काम करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तेरे साथ हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू उन्हें भी अपने काम में इस्तेमाल कर ले। मैं तेरे साथ हूँ, मैं पराठे बनाने में तेरी मदद करूँगी। रमेश अगले दिन से ही अपने पराठे की ठेली लगाने की तैयारी में जुट जाता है। रमेश की माँ भी उसका सहयोग करती है और जल्द ही वे लोग शहर के बाजार में ठेली लगाकर पराठे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। रमेश की माँ पराठे बनाती और रमेश उन्हें ग्राहकों को परोस देता। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। अब तो उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। रमेश के पराठे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे। रमेश की आमदनी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे पैसे जोड़कर रमेश ने एक दुकान खरीद ली जिसका नाम था रमेश पराठे वाला। रमेश ने दुकान पर काम करने के लिए नौकर रख लिए। उसके दुकान पर हर प्रकार के पराठे मिलते। आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा आदि। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर पराठे खाने आते। बेटा, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी मेहनत और लगन से तूने बहुत तरक्की की है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे यूं ही तरक्की दे और तू जिंदगी में बहुत आगे जाए। माँ, ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी। इस दुकान बनने में केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारी मेहनत भी है माँ। रमेश और उसकी माँ की मेहनत से उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती।